नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। खास इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने नेट और बेट के इंतजार में रखे हुए हैं या लगे हुए हैं, जिनका नेट हो चुका है, जिनका जेआरएफ हो चुका है और बेट का काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए रास्ता साफ हो गया है कि आपको मौका मिलने जा रहा है अपकमिंग एग्जाम से पहले। सवाल यह है कि सहायक प्रोफेसर की भर्ती को लेकर बिहार में थोड़ा सा अब लग रहा है कि बहुत जल्द फॉर्म इस मार्च के बाद और अप्रैल से पहले बेट के फॉर्म्स आ जाएंगे और बहुत जल्द लग रहा है कि प्रक्रिया शुरू होने वाला है। उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ में आज के न्यूज़ डिफरेंट न्यूज़पेपर की कटिंग देखा। हर पेपर में कहीं ना कहीं बिहार के सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति को लेके कहीं ना कहीं न्यूज़ रहा आज के पेपर में। लेकिन हम चलते हैं इस पेपर में कुछ चीज़ें बदलाव क्या हुए हैं, क्या आयु घटा है, क्या एलिजिबिलिटी में चेंजेस हुए हैं वो देखते हैं, क्या पीएचडी वाले मान्य हैं या नहीं, उन सब पर बात करेंगे हम लोग आज की इस सेशन में डिटेल में। थोड़ा अंत तक देखिएगा। कह रहा है कि बिहार विश्वविद्यालय सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति अब परीक्षा से होगी और नई नियमावली बन रही है। क्या है बन रही है? इसके तहत 160 अंकों की लिखित परीक्षा जो डिस्क्रिप्टिव होने हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं डिस्क्रिप्टिव होना है, और 40 अंकों पर होगा साक्षात्कार इंटरव्यू। इसका मतलब है कि कुल 200 मार्क्स के पेपर है। जो नियमावली है वो कौन सा नियमावली है उस पर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ये नियमावली आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, ये नियमावली जो है अभी तैयार किया गया है ड्राफ्ट, और कई चैप्टर्स में इस चीज को लिखे गए हैं, सब्जेक्ट वाइज भी हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नेट है, स्लेट है, जो सेट जैसे बिहार का अगर होता तो बेट कहलाता, ठीक है। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर पीएचडी है तो क्या उनको नेट देने की जरूरत है? अगर नेट उनका नहीं है और पीएचडी है तो क्या एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है। इसमें वो चीज साफ कर दिया गया है। जैसे टीचर मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ड्राफ्ट है। ये ड्राफ्ट जो है बिहार के इन यूनिवर्सिटीज में, इन यूनिवर्सिटी बिहार के विश्वविद्यालय के इन सभी वाइस चांसलर को भेजे गए हैं। ये जितना है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देख रहे होंगे, पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, मुंगेर है, पाटलिपुत्रा है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, टीएम भागलपुर यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी, मगध है, एल मिश्रा है, के संस्कृत विश्वविद्यालय, जयप्रकाश नारायण, बीएन मंडल है, बीआर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, इन सब जगह पर भेजा गया है इस नियमावली को। अब इनकी अप्रूवल आने के बाद वो डायरेक्ट जो ड्राफ्ट है वो मंजूर माना जाएगा या उसे अस्वीकृत किया जाएगा। अब हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि ड्राफ्ट बन गया जिसका मतलब वो फाइनल है। अब थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करते हैं, फिर क्या होना चाहिए उस पर भी बात करेंगे और आपका भी राय जानने की कोशिश करेंगे इस सेशन के जरिए। लोक भवन ने नई नियमावली का मसौदा राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को भेजा। वो ड्राफ्ट जो है सभी को भेजा गया है और 10 दिन के अंदर उन्हें इन पर अपना जो है संज्ञान या अपना जो है विचार देने की बात की गई है। माना जा रहा है कि कुलपतियों का सहमति के बाद नियमावली जल्द लागू हो जाएगा और लागू होने के बाद लोक भवन दैट इज द लोक भवन ने राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद से 15 दिनों में नई परिनियम का मंतव्य मांगा। प्रस्तावित नियमावली में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए कुल 200 अंकों की चयन प्रक्रिया तय की गई है और इसमें न्यूनतम आयु 23 वर्ष और अधिकतम आयु कर दिया गया है 55 से 45 साल। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पीएचडी करके बैठे हुए हैं, जिनका नेट है और एज 45 से ज़्यादा हो गया, तो उनको जो है कहीं ना कहीं उनका मौका जा रहा है हाथ से। तो हालांकि उस पर भी कुछ ना कुछ सरकार ज्ञान संज्ञान लेना पड़ेगा। अब देखिए 160 मार्क्स के आपके होंगे पेपर। अगर डिस्क्रिप्टिव होता है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगा कि डिस्क्रिप्टिव में जो पेपर चेक करने वाले हैं अपने हिसाब से मार्क्स देते हैं। वो बखूबी आप लोग ये चीज समझते हैं। ये होना कैसा चाहिए? हाइब्रिड मोड, ऑब्जेक्टिव प्लस आपके डिस्क्रिप्टिव, जिस तरह से आपके केवीएस एनवीएस में आजकल होता है। अगर 100 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव बेस होता और 60 मार्क्स जो है आपके डिस्क्रिप्टिव में होता, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कर देते तो 15 क्वेश्चन हो जाता, 15 चौका 60। तो इस तरह से अगर हाइब्रिड मोड करता है तो किसी भी व्यक्ति को दिक्कत शायद नहीं हो। अब चलते हैं,
इसके अलावा आयु की सीमा आप देख रहे हैं 45 वर्ष कर दी गई है। इसी प्रकार नेट, जेआरएफ और पीएचडी जैसी योग्यताओं को लेकर पात्रता के रूप में माना जाएगा, लेकिन इसके लिए अलग से अंक देने का प्रावधान नहीं है। पहले क्या होता था, जेआरएफ है उनको 10 मार्क्स, जिनका नेट 7 मार्क्स, जिसका नेट है उसको 5 मार्क्स, एपीए स्कोर के हिसाब से। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिनके मार्क्स काफी ज्यादा बन जाता था और इंटरव्यू में मार्क्स कम भी मिले तो उनका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाता था। तो ये भी गड़बड़ है भाई। उससे क्या होता है कि नया युवा पीढ़ी को आने का मौका नहीं मिलता था। जो एमए कर रखे हैं छात्र और मास्टर्स के बाद नेट क्वालिफाइड है, उन सभी छात्रों को मौका नहीं मिल पाता था। तो इस नियमावली के बाद उनको होंगे फायदे। अब क्या है फायदे वो भी समझिए। देखिए, साक्षात्कार बोर्ड शामिल सभी सदस्य प्रोफेसर रैंक के होंगे जो इंटरव्यू लेंगे। कम से कम 3 लोग होंगे। कल के एक सेशन मैंने किया था, उसको जरूर देखिएगा, उसमें भी मैंने सारे नियमों पे बात किए थे। अब यहाँ पे सवाल देखिएगा, यूजीसी या सीएसआईआर से आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या यूजीसी नेट हो या सीएसआईआर से नेट क्वालिफाइड हो, वो एलिजिबल है। और एक और बदलाव बता रहे हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन में साइंस है और मास्टर्स आपने इतिहास विषय से किया, फॉर एग्जांपल के तौर पे, या आपने पॉलिटिकल साइंस से कर लिया, तब पर भी आपका जो डिग्री है वो मान्य होगा। मास्टर प्लस नेट होना चाहिए। ग्रेजुएशन के कौन से डिग्री किए, कौन से सब्जेक्ट्स, वो मैटर नहीं करता। मास्टर प्लस, मास्टर में जो सब्जेक्ट उससे नेट होना चाहिए, ये याद रखिएगा। बिहार सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी एजेंसी से आयोजित, जैसे सेट हुआ या बेट की बात कर रहे हैं। अब ये साफ साफ क्लियर ये बात होता है कि कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से पहले बिहार में, जैसे झारखंड अभी जेट एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है, झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर से वैकेंसी से पहले, ताकि राज्य के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, या आप कह सकते हो एससी, एसटी, ईबीसी और भी रिजर्व कैटेगरी के लोग, उनको रिजर्वेशन दिया जा सके। नेट में अगर वो क्वालिफाई नहीं हो पाए तो राज्य सरकार के अनुसार उससे जो है उनको रिजर्वेशन मिलके वो क्वालिफाई हो सके एग्जाम्स के लिए एटलीस्ट। इसीलिए राज्य अपने स्तर पर भी कहीं ना कहीं एग्जाम सेट करवाता है, जिसे हम बेट कह रहे हैं बिहार के संदर्भ में। लाभ क्या होगा, नियमावली जल्द लागू होने से विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में जो खाली पड़ी सीट है उसमें जल्दी भरेंगे। बच्चों की जो पढ़ाई है, जितने भी स्टूडेंट्स का, वो नुकसान नहीं होगा। साथ साथ नए शिक्षक जो है, नई एनर्जेटिक शिक्षक मिलेंगे। ठीक है, उच्च शिक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि स्पष्ट और पारदर्शिता चयन प्रक्रिया से योग्य अभ्यर्थी को अवसर मिलेगा। विश्वविद्यालय में शैक्षिक और गुणवत्ता भी बढ़ावा देखने को मिलेगा। अगर होता है तो ये इस चीज का हम लोग बहुत हद तक स्वागत करते हैं, लेकिन शर्त ये है जो हमने आपको कहा कि ये एग्जाम हाइब्रिड मोड होगा तब। ये सिंपल सी बात है। अगर हाइब्रिड मोड नहीं होता, अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर नहीं होगा, अगर इसमें 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हो जाए और 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव हो जाए, हालांकि ऐसा हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, हमारे डिफरेंट राज्यों में ऐसा ही होता है। यूजीसी के बहुत सारे गाइडलाइंस में ऐसे देखने को मिले हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा साफ साफ दिखेगा। कुछ चीजें जो कल हमने आपसे डिस्कस किए थे, प्रोफेसर की नियुक्ति में कई बदलाव आपको देखने को मिला है कि नियमावली से शिक्षकों नियुक्ति के पास विषय का अपना गहरा ज्ञान होगा, प्रभावी शिक्षण क्षमता, नई एनर्जी आपको मिलेंगे, नई एनर्जेटिक स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, मजबूत अनुसंधान दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, ठीक है, मजबूत अनुसंधान दृष्टिकोण के हिसाब से देखने को मिलेगा। अब यहां पे एक सवाल क्या है, न्यूनतम 55% आपके मास्टर्स में सब होने चाहिए मार्क्स। एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, पीडब्ल्यू उम्मीदवार को 5% की छूट के साथ साथ नया गाइडलाइन के अनुसार बिहार में महिलाओं के रिजर्वेशन 35% लागू रहेगा। ये एक अपने आप में बिहार डोमिसाइल लागू रहेगा इस नियमावली के अनुसार, बता दे रहा हूं। डोमिसाइल, ध्यान से सुन लीजिए, डोमिसाइल और विमेन रिजर्वेशन, ये आपको खासतौर से यहां पे देखने को मिलेगा। इसका एक फायदा है, कोई भी व्यक्ति मास्टर कर रखे हैं और मास्टर सब्जेक्ट में नेट हो या सीएसआईआर नेट हो, स्लेट हो इत्यादि अगर है तो आप एलिजिबल हैं। यूजीसी नियम 2009 और 16 के अनुसार पीएचडी करने वाले छात्र को नेट से छूट है। अगर नेट नहीं है तो वो एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए। एक बात और बता दूं, टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें ना, टोटल बिहार में वैकेंसी ऑलमोस्ट 9284 सीट खाली है। इतना सीट वैकेंट है, आप कह सकते हो इतना सीट आपका खाली है। बहुत बड़ा वैकेंसी है एक तरह से देखा जाए तो। आगे चलते हैं, कुछ चीजें। न्यूनतम आयु की सीमा भी आपने देखा 23 वर्ष मिनिमम और 45 वर्ष मैक्सिमम है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो
मास्टर्स करते करते नेट जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं और जैसे मास्टर कंप्लीट हुआ उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों, जम के लगी है एग्जाम में, ठीक है। और आयु की गणना 1 अगस्त से के आधार पर होगी। ये सभी मसौदा तैयार हो चुका है। नियुक्ति की शर्त क्या है? चयनित उम्मीदवार को 5 वर्ष सेम यूनिवर्सिटी में, जैसे अगर मंडल यूनिवर्सिटी है या बीआरएमयू यूनिवर्सिटी है या नालंदा है या आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में रिक्रूटमेंट होता है, 5 वर्ष आपको वहीं पे काम करना है, वहीं पे सेवा देना है और नियुक्ति पत्र मिलने पर 1 महीने के अंदर ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। तो ये हो गए आपके कुछ डेटा। न्यूनतम अंक कोई भी व्यक्ति को क्वालिफाई करने के लिए 50% और SC ST PW के लिए आपके 45% जरूरी है। और शॉर्ट लिस्ट, साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट भी जो स्टूडेंट होंगे उनको अनिवार्य है जाना। लिखित परीक्षा उम्मीदवारों को ही बुलाया जाएगा और रेशियो है 1:3, 1 सीट पे 3 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ये आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने। ये है आपके कुल अंक, 200 पे आपके परीक्षा होंगे। लिखित परीक्षा में यही तो है कि डिस्क्रिप्टिव होना है। अगर ये 2 तरह से हो जाता है, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव की अगर हम बात कर लें कि अगर हो जाता है तब ये मजेदार हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी कम दिखता है चीज़ों को लेके। और इंटरव्यू 40 मार्क्स के। तो ये है एक कंप्लीट डेटा। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति का सेम मार्क्स है, फॉर एग्जांपल 180 पे सिलेक्शन हो रहा है 200 में से और 2 व्यक्ति का मार्क्स सेम है तो उसे टाई ब्रेक कहते हैं। उस जगह पे नियम क्या है कि लिखित में, डिस्क्रिप्टिव वाले लिखित परीक्षा में जिसका ज़्यादा होगा उसको प्राथमिकता मिलेगी, उसको पहले चुना जाएगा, या अधिक उम्र वाले व्यक्ति को, कैंडिडेट को चुना जाएगा, या देवनागरी नाम में पहले, जैसे फॉर एग्जांपल अजीत है, अभिषेक है, उनका नाम पहले आएगा और बाद में रमेश जी का पहले लास्ट में नाम आएगा क्योंकि देवनागरी के हिसाब से। तो ये भी चीज़ है, ये तो ऑलरेडी पहले से भी ये नियमावली था। उसके बाद नई नियुक्ति की उद्देश्य पारदर्शिता, चयन विषय ज्ञान पर आधारित भर्ती हो, खासतौर से विश्वविद्यालय में बेहतर शिक्षा और अनुसंधान की बात हो। देखिए अगर इस तरह का अगर है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे सभी भाइयों के लिए, अपकमिंग जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं सबके लिए। लेकिन सवाल है हाइब्रिड मोड में एग्जाम हो तब। और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स, जो पुराने स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं पीएचडी वाले, उनको तो नेट अगर नहीं भी है तो वो एलिजिबल है। लेकिन इसमें क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका विरोध भी करेंगे। विरोध करने का रीज़न ये है कि मेरा API स्कोर है, मैंने पीएचडी कर रखा है, हमारा जो है JRF है, इसके बिहार पर जो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था, जो ऑलरेडी आप लगा चुके हैं डिग्री मतलब लेने में, उनका विरोध रहेगा। लेकिन इसमें बड़े संख्या में, बड़े तादाद में वो स्टूडेंट है जिन्होंने मास्टर्स करके, नेट करके इस इंतजार में है कि बेट हो या डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आए और उसका वो फ़ायदा उठा सके। तो तय ये करना है कि क्या रहेगा, आप अपना राय ज़रूर दें। कुछ सेशंस में आपको और भी बताया जाएगा कि ड्राफ्ट क्या स्वीकार होगा कि नहीं होगा। ड्राफ्ट में जो जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ड्राफ्ट की अगर बात करूँ, यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं, क्या ये सारे पॉइंट्स वैलिड है, इस पर भी बात चल रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ ड्राफ्ट में चेंजेस होगा और यही मेरा भी मानना है। आपका राय क्या है ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अगर सूचना इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों में, अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें। और बाकी एक सेशन और भी इसके रिगार्डिंग में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत साथियों। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।